Hello students, welcome again. So in the same question session of soil mechanics for junior engineering exams हम अपने एक कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करते हैं, ठीक है। और हम डिस्कशन कर रहे हैं ऑन द टॉपिक परमेबिलिटी एंड सीपेज, ठीक है। परमेबिलिटी एंड सीपेज के टॉपिक के ऊपर हम कुछ इंपॉर्टेंट बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि हेल्पफुल होंगे आपके किसी भी जूनियर इंजीनियरिंग एग्जाम में, ठीक है। सम ऑफ द क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं सो जस्ट गो टू दिस प्रीवियस वीडियोस एंड उनको देखिए, जिससे कि उनसे आपके आने वाले लेक्चर्स में भी काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं और उनका यहाँ पे एप्लीकेशन हमें दोबारा करना है, ठीक है। सो अगर डायरेक्टली इसी वीडियो पे आएंगे तो उससे थोड़ी सी डिफिकल्टी इसलिए रहेगी क्योंकि यहाँ पे ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है वो एक इंटरलिंक्ड सब्जेक्ट है। हर एक टॉपिक का डिस्कशन एक दूसरे टॉपिक में होता है। ऐसा नहीं है कि हर एक टॉपिक इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, ऐसा नहीं है। एवरी टॉपिक इज डिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। हर टॉपिक का यूज दूसरे टॉपिक में करा जाएगा, इसीलिए प्रीवियस वीडियोस में जो कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं वो यहाँ पे यूज करे जाएंगे, ठीक है। तो अपने मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस इज, अब इसमें क्या है देखो, मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं सबसे पहले। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? द क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि क्विक सैंड इज ए, क्विक सैंड इज ए टाइप ऑफ सॉइल। टाइप ऑफ सैंड बेसिकली ऑप्शन है इसे। क्वेश्चन क्या है आपके पास? क्विक सैंड इज ए, ऑप्शन है टाइप ऑफ सैंड, बी ऑप्शन है फ्लो कंडीशन अकरिंग इन कोहेसिव सॉइल्स, सी ऑप्शन है फ्लो कंडीशन अकरिंग इन कोहेजनलेस सॉइल्स, एंड द डी ऑप्शन इज फ्लो कंडीशन अकरिंग इन बोथ कोहेसिव एंड कोहेजनलेस सॉइल्स। सो दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि क्या होता है, व्हाट इज क्विक सैंड, ठीक है। देखो डिस्कशन पे आते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। बेसिकली क्विक सैंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, जिसपे बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली भी अप्लाइड एप्लीकेशंस होती हैं एंड एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी क्विक सैंड के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए क्या होता है। अच्छा, मैंने प्रीवियस वीडियोस में अपने अफेक्टिव स्ट्रेसेस के बारे में डिस्कस किया था। आई होप कि आपने वो लेक्चर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो जस्ट गो टू दैट पर्टिकुलर वीडियो एंड प्लीज सी दैट पर्टिकुलर लेक्चर ऑफ अफेक्टिव स्ट्रेस। उसको देखिए, वहां से आपको एक क्लैरिटी आएगी। मैंने आपको ये बताया था कि अफेक्टिव स्ट्रेसेस बेसिकली हम अफेक्टिव स्ट्रेसेस को ही इंटरग्रेन्युलर स्ट्रेसेस भी बोलते थे। द सेम थिंग वाज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? इंटर ग्रैन्युलर स्ट्रेसेस, ठीक है। इंटरग्रैन्युलर स्ट्रेसेस भी बोलते थे। इसके बारे में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। क्या होता है अफेक्टिव स्ट्रेसेस, ठीक है। बेसिकली कैसे एक्ट करता है, सॉलिड सॉलिड के कांटेक्ट पे ये एक्ट करता है। सॉलिड सॉलिड पार्टिकल होते हैं ना सॉइल में, उनके कांटेक्ट पे एक्ट करता है अफेक्टिव स्ट्रेसेस। यानी कि जो स्ट्रेसेस सॉलिड टू सॉलिड कांटेक्ट पे डेवलप होते हैं उनको हम अफेक्टिव स्ट्रेसेस बोलते हैं। इनको इंटरग्रैन्युलर स्ट्रेसेस भी कहा जाता है। इनको हम प्रैक्टिकली मेजर नहीं कर पाते डायरेक्टली, इन्हें हमें इनडायरेक्टली मेजर करना पड़ता है। अफेक्टिव स्ट्रेसेस have to be measured by indirect approach, you cannot determine it directly. These things we have already discussed. इन पे क्वेश्चंस भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज अफेक्टिव स्ट्रेस का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या था, मतलब अफेक्टिव स्ट्रेस हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल था। ये मैंने आपको बताया था कि अगर अफेक्टिव स्ट्रेस सॉइल में इंक्रीज करता है, अगर वैल्यू ऑफ अफेक्टिव स्ट्रेस सॉइल के अंदर इंक्रीज करेगा तो फायदा क्या होता था, सॉइल की शियर स्ट्रेंथ, उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती थी, ठीक है। एक्चुअली अफेक्टिव स्ट्रेस कोशिश क्या करता है, अफेक्टिव स्ट्रेसेस फोर्सेस द पार्टिकल्स टू कम क्लोजर। अफेक्टिव स्ट्रेसेस सॉलिड पार्टिकल्स को एक दूसरे के पास पास लेके आने की कोशिश करता है। अगर अफेक्टिव स्ट्रेसेस बढ़ेंगे इसका मतलब यह है कि सॉलिड सॉलिड पार्टिकल्स का इंटरेक्शन बढ़ रहा है एक दूसरे से, वो पास पास आ रहे हैं, सॉइल आपकी कहीं ना कहीं डेंस स्टेट में जा रही है। ये चीज मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं इन द क्वेश्चंस। क्या बताया मैंने? डेंसनेस ऑफ सॉइल इंक्रीज करेगी, shear स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। ये देखो, ये प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं इनको बहुत डिटेलिंग में। जस्ट उसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दोबारा से दे रहा हूं क्योंकि मुझे इस कॉन्सेप्ट को यहां पे यूज करना है, ठीक है। लोड बियरिंग कैपेसिटी भी क्या करती है, बियरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करेगा, वॉइड्स
डिक्रीज करेंगे, वॉइड्स डिक्रीज करेगा, परमेबिलिटी आपका सॉइल में कम होगा। ठीक है, दिस वाज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अफेक्टिव स्ट्रेस, कि किस तरह से अफेक्टिव स्ट्रेस हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। ये चीज हम यहाँ पे डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। नाउ एक और चीज हमने डिस्कस किया था, अफेक्टिव स्ट्रेस कोशिश क्या करता है, इट फोर्सेस द पार्टिकल्स टू कम क्लोजर, यानी कि ऐसे में इसको सिंपल लिख सकता हूं कि अफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ने से, अगर अफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ते हैं तो सॉलिड टू सॉलिड इंटरेक्शन, यानी कि एक सॉलिड का दूसरे सॉलिड के साथ जो कांटेक्ट होता है वो इंक्रीज करता है, जिससे सॉइल की डेंसनेस जो है वो इंक्रीज करने लगती है। दीज आर द सिग्निफिकेंसेस ऑफ अफेक्टिव स्ट्रेस, इनके फायदे ये सब है अफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ने के। ठीक है, तो अफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ने से क्या क्या चीजें होती हैं वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। नाउ अब यहाँ पे हमें एक चीज डिस्कस करनी है। देखो इतना हमें ऑलरेडी पता है कि अफेक्टिव स्ट्रेस बेसिकली आपका एक्ट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अफेक्टिव स्ट्रेस अगर बात करोगे आप, जनरली क्या करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे पास एक कोई सॉइल मास है, जस्ट लाइक दिस आई हैव अ सॉइल मास विद मी। ठीक है, एंड अफेक्टिव इसमें मैं बात करूं, ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इस सॉइल में अफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में अगर बात करें तो ये किधर को एक्ट करेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेसिकली ये एक्ट कर रहा होगा। देखो अब पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, ये मैंने आपको बता दिया, अफेक्टिव स्ट्रेसेस क्या करते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स को एक दूसरे के पास पास लेके आने की कोशिश करते हैं। यानी कि अगर हम बात करें, मान लीजिए कि नीचे से मैंने इस सेक्शन को ऐसे फिक्स कर रखा है और अफेक्टिव स्ट्रेस कोशिश क्या कर रहा है, इन सॉलिड पार्टिकल्स को नीचे की तरफ इस तरह से कंप्रेस करके उनको पास पास लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे के। मान लीजिए नीचे से मैंने एक सेक्शन फिक्स कर दिया इस तरह से यहाँ पे बॉटम पे, और ऊपर से अफेक्टिव स्ट्रेसेस क्या कर रहे हैं, इनको इस तरह से नीचे की साइड कंप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं इनको नीचे की तरफ। तो इससे क्या होगा, नीचे से फिक्स्ड है, ऊपर से ऐसे कंप्रेस कर रहे हो आप इसको, तो जिससे क्या होगा, सॉलिड पार्टिकल्स पास पास आएंगे। ठीक है, और अफेक्टिव स्ट्रेस जनरली आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अब देखो पॉइंट क्या आता है यहाँ पे। अब अगर हम बात करें, सपोज अगर सॉइल के अंदर फ्लो ऑफ वाटर हो रहा हो, अगर मान लीजिए सॉइल में वाटर का फ्लो हो रहा है। देखो अफेक्टिव स्ट्रेस में हमने जो पोर वाटर प्रेशर डिस्कस किया था उसमें क्या हो रहा था, सॉइल वाज जो वाटर था ना, हमने अफेक्टिव स्ट्रेस चैप्टर में पोर वाटर प्रेशर भी पढ़ा था, उसमें क्या था, वो जो पोर के अंदर जो वाटर प्रेजेंट था, दैट वाटर वाज एक्चुअली इन ए स्टेडी स्टेट, वो रेस्ट कंडीशन पे था, उस वाटर का मूवमेंट नहीं हो रहा था, वो वाटर जो है फ्लो नहीं कर रहा था। ठीक है, वाटर कहां पे था, रेस्ट पे था, वो जस्ट वॉइड्स के अंदर फील्ड था, बट वो वाटर क्या था, बेसिकली फ्लो नहीं कर रहा था सॉइल के अंदर। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी ऐसी आ जाए, सपोज अगर सॉइल में वाटर का फ्लो होने लगे, अगर सॉइल में वाटर का फ्लो होने लगे, तो वहां पे एक नया टर्म हमारे पास आता है, क्या, सीपेज। सीपेज बेसिकली वहां पे आपको देखने को मिलता है, यानी कि मैं आपको बता दूं सीपेज क्या है, ये चीजें हमने डिस्कस कर रखी है ऑलरेडी इन अवर थ्योरेटिकल लेक्चर्स। यहां पे मैं आपको ये बता रहा हूं कि पहला केस हमने डिस्कस किया था जब पोर वाटर प्रेशर हम पढ़ रहे थे, वहां पे जो पोर के अंदर वाटर था, वो वाटर एक्चुअली रुकी हुई स्टेट में था, वो मूव नहीं कर रहा था वाटर। लेकिन अगर मान लीजिए बाई चांस वाटर का फ्लो होने लगे, तो वहां पर क्या होता है, देखो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं। अगर वाटर मान लीजिए सॉइल के अंदर से फ्लो करेगा, अगर वाटर सॉइल के अंदर से फ्लो करेगा, तो होगा क्या कि जब वाटर सॉइल के अंदर से फ्लो करेगा, तो वाटर फ्लो करते हुए क्या करता है, इन सॉइल सॉलिड्स के ऊपर एक प्रेशर डेवलप करवाता है। ठीक है, देखो whenever the water will flow through the soil mass, वो वाटर फ्लो करते हुए क्या करता है, इन सॉइल सॉलिड्स के ऊपर एक प्रेशर डेवलप करवाएगा, और वो वाटर जो है, वो जो फ्लोइंग वाटर है, वो इनके ऊपर एक प्रेशर डेवलप करवा रहा है सॉलिड्स के ऊपर, एंड कोशिश क्या करता है कि वो जो प्रेशर डेवलप हो रहा है, उस प्रेशर की हेल्प से वो इन सॉइल सॉलिड्स को अपने साथ खींचकर लेकर जाने की कोशिश करेगा। This point is very important. Whenever the water will flow through the soil mass, that flowing water will exert a pressure over these soil solids. Now, उस प्रेशर को जो कि फ्लोइंग वाटर सॉइल सॉलिड्स के ऊपर एक्सर्ट करवा रहा है, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं सीपेज प्रेशर, उसको हम बोलते हैं सीपेज प्रेशर, उसको हम कहते हैं सीपेज प्रेशर। नाउ सीपेज प्रेशर क्या बताया मैंने कि जिधर जब वाटर फ्लो करेगा सॉइल में से, तो वो एक प्रेशर लगाएगा सॉलिड्स के ऊपर, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज द व्हाट,
सीपेज प्रेशर। नाउ इस सीपेज प्रेशर की वजह से वो जो वाटर है वो कोशिश क्या करता है कि अपन उन सॉइल सॉलिड्स को अब खींच कर लेके जाने की कोशिश करेगा। नाउ अब बात ये आती है जो सीपेज प्रेशर है किधर एक्ट करेगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस सीपेज प्रेशर। सीपेज प्रेशर आपका उस डायरेक्शन में एक्ट करेगा जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है। ठीक है, सीपेज प्रेशर आपको समझ में आया। सीपेज प्रेशर किधर लगेगा, सीपेज प्रेशर उधर लगेगा जिस डायरेक्शन में हमारा वाटर फ्लो कर रहा है। अगर वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो सीपेज प्रेशर भी अपवर्ड ही लगेगा, अगर वाटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो सीपेज प्रेशर भी डाउनवर्ड ही लगेगा। एंड उस सीपेज प्रेशर की वजह से वाटर क्या कोशिश करता है, सॉइल सॉलिड्स को अपने साथ खींचकर लेकर जाने की कोशिश करता है। दिस पॉइंट शुड बी इन अवर माइंड। सीपेज प्रेशर आपको समझ में आया, क्या होगा, कहां पे लगेगा, जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में सीपेज प्रेशर लगेगा। कोशिश क्या करेगा, सॉइल सॉलिड्स को अपने साथ खींचकर लेकर जाने की कोशिश करता है। ठीक है, अब देखो ये हमें यहां से इतनी चीजें क्लियर हुई। सो डायरेक्शन क्लियर है सीपेज प्रेशर का, जिधर वाटर फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में सीपेज प्रेशर डेवलप होगा। ठीक, अब बात ये आती है, लेट अस सपोज, देखो ये जो सीपेज प्रेशर अगर मान लीजिए सॉइल के अंदर अगर एक्ट करना शुरू हो जाए तो इस सीपेज प्रेशर की वजह से अफेक्टिव स्ट्रेसेस बढ़ भी सकते हैं एंड अफेक्टिव स्ट्रेसेस कम भी हो सकते हैं। बिकॉज ऑफ द सीपेज प्रेशर अफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू कम भी हो सकती है, अफेक्टिव स्ट्रेसेस की वैल्यू बढ़ भी सकती है। अफेक्टिव स्ट्रेसेस की वैल्यू अगर मान लो बाई चांस अगर वाटर का फ्लो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, सपोज सीपेज प्रेशर डाउन, अगर वाटर का फ्लो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो सीपेज प्रेशर भी डाउनवर्ड ही लगेगा। एंड अगर सीपेज प्रेशर डाउनवर्ड लगेगा तो वो सॉलिड पार्टिकल्स को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही खींचकर लेकर जाने की कोशिश करेगा। एंड अफेक्टिव स्ट्रेसेस भी तो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही तो लग रहा था, यानी कि अफेक्टिव स्ट्रेस भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लग रहा है, सीपेज प्रेशर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लग रहा है। इसके वजह से अगर हम बात करें तो नेट अफेक्टिव स्ट्रेस क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। पॉइंट आया हमें समझ में कि अफेक्टिव स्ट्रेस डाउनवर्ड लग रहा था, लेकिन बिकॉज ऑफ द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर सीपेज प्रेशर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट किया। डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है ना, डाउनवर्ड फ्लो हुआ वाटर का, तो सीपेज प्रेशर को मैं पीएससी रिप्रेजेंट कर रहा हूं, किधर लगेगा, डाउनवर्ड ही लगेगा। डाउनवर्ड, ये जो डाउनवर्ड एरो शो कर रहा है ये शो कर रहा है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में सीपेज प्रेशर लगेगा। एंड अफेक्टिव स्ट्रेस क्या कर जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। क्यों, क्योंकि सीपेज प्रेशर भी डाउनवर्ड है, अफेक्टिव स्ट्रेस ऑलरेडी जो था वो भी डाउनवर्ड था, जिस वजह से नेट अफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो गया, बढ़ गया। ये हमारे लिए एक अच्छी चीज है। क्यों, क्योंकि नेट अफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ने से हमें ये सारे फायदे होंगे जो मैंने यहां पे लिखे हुए हैं। अब अगर सपोज अगर फ्लो जो है वो बाई चांस अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा हो, लेट अस सपोज अगर सीपेज जो है वो इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि अपवर्ड फ्लो, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में सीपेज हो रहा है तो सीपेज प्रेशर किधर लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। ये अपवर्ड एरो क्या शो कर रहा है कि अपवर्ड डायरेक्शन में सीपेज प्रेशर लग रहा है, लेकिन अब सीपेज प्रेशर तो अपवर्ड लग रहा है लेकिन अफेक्टिव स्ट्रेस डाउनवर्ड लग रहा है, जिसकी वजह से अगर मैं नेट अफेक्टिव स्ट्रेसेस की बात करूं तो वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। क्यों, सीपेज अपवर्ड, अफेक्टिव स्ट्रेस डाउनवर्ड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, जिस वजह से नेट अफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो गया, डिक्रीज हो जाएगा। नेट अफेक्टिव स्ट्रेस विल बी डिक्रीज। ठीक है, ये डिक्रीज हो जाएगा। नाउ अब एक पॉइंट ये आता है, अब हमें बेसिकली इसके बारे में बात करनी है। देखो ज्यादा डिटेलिंग में डिस्कस नहीं करेंगे, जितना रिक्वायरमेंट थी उतना मैंने बता दिया। अब देखो ये अगर सीपेज प्रेशर अपवर्ड लग रहा है तो अफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो मैं यहां से अगर नेट अफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू लिखने लगूं, कैसे लिखूंगा, गामा सबमर्ज इनटू जेड माइनस सीपेज प्रेशर, गामा सबमर्ज इनटू जेड माइनस सीपेज प्रेशर, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ अफेक्टिव स्ट्रेस। ये जो गामा सबमर्ज इनटू जेड है ये बेसिकली आपका अफेक्टिव स्ट्रेस ही तो है। ये ऑलरेडी मैंने अफेक्टिव स्ट्रेस टॉपिक के अंदर डिस्कस कर रखा है कि कैसे गामा सबमर्ज इनटू जेड लिखते हैं। ठीक है, और ये पीएस क्या है, दिस इज सीपेज प्रेशर। माइनस क्यों लगा है, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये अपवर्ड में लग रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, तो यहां से हमें ये पता लग रहा है अगर सपोज सीपेज प्रेशर की वैल्यू, अगर देखो यहां से क्या हो रहा है, अगर सीपेज प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी तो ये जो सिग्मा है वो क्या होगा, कम होगा। अगर सीपेज प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी तो ये जो सिग्मा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सीपेज प्रेशर की वैल्यू बढ़ती रहेगी, सिग्मा कम होता जाएगा। अगर सपोज
बाई चांस, अगर सपोज बाई चांस ये सीपेज प्रेशर की वैल्यू बढ़ते 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 इस गामा सबमर्ज इनटू जेड के बराबर पहुंच जाए, तो उस समय पे क्या होगा, उस समय पे अफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, अफेक्टिव स्ट्रेस विल बिकम जीरो, अफेक्टिव स्ट्रेस विल बिकम जीरो। ये पॉइंट आया समझ में कि अगर बाई चांस सीपेज प्रेशर बढ़ते 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 गामा सबमर्ज इनटू जेड के बराबर हो जाए, ये गामा डैश क्या शो कर रहा है, दिस इज शोइंग द गामा सबमर्ज, अगर ये गामा सबमर्ज इनटू जेड के बराबर हो जाए सीपेज प्रेशर बढ़ते बढ़ते, तो अफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब ये पॉइंट यहां से आता है कि अगर बाई चांस अफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हुआ, ये अफेक्टिव स्ट्रेस जीरो कब होगा, अफेक्टिव स्ट्रेस जीरो जब होगा जब सीपेज अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये अपवर्ड फ्लो जब हो रहा है तब की बात कर रहे हैं हम, ये वाली डाउनवर्ड के केस में जीरो नहीं होगा, अपवर्ड के केस में होगा जीरो, जो बात कर रहे हैं अपवर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो लेट अस सपोज अब अगर अफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हुआ तो होगा क्या, अफेक्टिव स्ट्रेस जीरो होने के वजह से, अफेक्टिव स्ट्रेस जीरो होने के वजह, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे भी मैं आगे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। अब अफेक्टिव स्ट्रेस जीरो होने की वजह से क्या होगा, सॉइल की शियर स्ट्रेंथ, सॉइल की शियर स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अफेक्टिव स्ट्रेस अगर जीरो हुआ तो शियर स्ट्रेंथ जो है सॉइल की वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब अगर सॉइल की शियर स्ट्रेंथ जीरो हुई, अगर सॉइल की शियर स्ट्रेंथ जीरो हुई तो प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि इन पार्टिकल से पार्टिकल के बीच में जो इंटरेक्शन था वो इंटरेक्शन भी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। लिसन टू दीस पॉइंट्स वेरी केयरफुली। शियर स्ट्रेंथ जीरो हो गई, शियर स्ट्रेंथ जीरो होने से सॉलिड टू सॉलिड पार्टिकल भी क्या इंटरेक्शन जो था वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और प्रॉब्लम क्या होगी, ये जो सॉलिड्स थे, ये जो सॉलिड्स थे, ये जो सॉलिड्स थे ना, अब ये सॉलिड्स क्या करेंगे, अब ये सॉलिड्स क्या करेंगे, ये सॉलिड्स वाटर के साथ फ्लो करके, ये सॉलिड वाटर के साथ फ्लो करके जाने लगेंगे। ठीक है, ये सॉलिड वाटर के साथ फ्लो करके जाने लगेंगे जिस डायरेक्शन में आपका वाटर फ्लो कर रहा था। आई अगेन रिपीट दिस पॉइंट, अफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हुआ, शियर स्ट्रेंथ जीरो हो गई, सॉलिड टू सॉलिड इंटरेक्शन खत्म हो गया। इसकी वजह से क्या होगा, अगर शियर स्ट्रेंथ जीरो हुई, शियर स्ट्रेंथ जीरो होने की वजह से सॉइल क्या करने लगेगी, फ्लो करने लगेगी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। शियर स्ट्रेंथ बेसिकली जीरो होने का मतलब क्या है, सॉइल फ्लो कर रही है, सॉइल इजीली फ्लो कर जाएगी अगर शियर स्ट्रेंथ जीरो हो जाए तो। अगर शियर स्ट्रेंथ जीरो हो गई, सॉइल फ्लो करने लगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ये जो अपवर्ड सीपेज यहां पे हो रहा था, होगा क्या, इस अपवर्ड सीपेज की वजह से, इस अपवर्ड सीपेज की वजह से जो ये सॉलिड पार्टिकल थे, शियर स्ट्रेंथ जीरो हो गया, जिस वजह से इस अपवर्ड सीपेज की वजह से ये जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स इस फ्लोइंग वाटर के साथ फ्लो करके आगे जाने लगेंगे। ठीक है, आई अगेन रिपीट दिस पॉइंट, शियर स्ट्रेंथ बिकम जीरो ड्यू टू विच सॉइल सॉलिड्स विल स्टार्ट फ्लोइंग, सॉइल के सॉलिड्स जो है वो फ्लो करना शुरू कर देंगे। और किस तरह से फ्लो करेंगे, किसकी वजह से फ्लो करेंगे, बिकॉज ऑफ दिस अपवर्ड सीपेज टेकिंग प्लेस इन दिस पर्टिकुलर सॉइल। ठीक है, यानी कि अगर सीपेज इस तरह से हो रहा है, अपवर्ड हो रहा है, तो ये सॉइल सॉलिड्स भी बेसिकली अपवर्ड ही फ्लो करना शुरू कर जाएंगे। अब ये जो कंडीशन मैंने अभी आपको बताई कि जिस कंडीशन में आपका अफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाए, ये जो कंडीशन मैंने आपसे बताई कि जिस कंडीशन में आपका अफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाए एंड सॉइल सॉलिड्स वाटर के साथ फ्लो करने लगे, लिसन टू दिस पॉइंट वेरी केयरफुली, दिस कंडीशन इन विच अफेक्टिव स्ट्रेस बिकम जीरो एंड these soil solids starts flowing with water, starts moving with water, this particular condition is called as quicksand condition, this particular condition is called as the quicksand condition। तो यहां से हमें ये क्लैरिटी मिली कि quicksand condition क्या होती है। quicksand condition is that condition in which the effective stresses become zero, as a result of which these soil solids will start flowing with water, this particular condition, जिस condition में ऐसा हो जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, क्विक सैंड कंडीशन। ठीक है, अब इसको क्विक सैंड कंडीशन ही हमने क्यों बोला, क्योंकि ये जो बेसिकली ये जो सॉलिड्स, ये जो हमें कंडीशन देखने को मिलती है कि जिसमें अफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हुआ, शियर स्ट्रेंथ जीरो हो गया, जिसकी वजह से पार्टिकल फ्लो करने लगे, ये बेसिकली सैंड्स के केस में ही हमें देखने को मिलता है। ये चीज जो है वो बेसिकली आपको किस में देखने को मिलती है, ये चीज बेसिकली हमें सैंड्स के केस में ही देखने को मिलता है। ये बेसिकली आपको सैंड्स में ही देखने को मिलेगा, सैंड्स में या फिर कोर्स सिल्ट में भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है,
सो मैं अगर ऐसे पूछूं कि जो क्विक कंडीशन होती है, इस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, क्विक कंडीशन बोल रहे हैं। क्विक कंडीशन आपको बेसिकली किस में देखने को मिलेगी, सैंड्स में देखने को मिलेगी। क्विक कंडीशन विल बी ऑब्जर्व्ड इन द केस ऑफ सैंड्स। तो ये बेसिकली एक कंडीशन है, इट इज नॉट ए टाइप ऑफ सैंड। हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये एक सैंड का टाइप है, ये बेसिकली क्या है, ये सैंड्स में होने वाली एक कंडीशन है। दिस इज ए कंडीशन इन सैंड, जो कब हो रही है, जब अफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हुआ। अफेक्टिव स्ट्रेस जीरो क्यों हुआ, क्योंकि सीपेज अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा था। ये सीपेज प्रेशर जो है वो इस अफेक्टिव स्ट्रेस के बराबर हो गया बेसिकली, ठीक है। तो सीपेज प्रेशर अपवर्ड लग रहा था, जिस वजह से अफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हुआ, नेट अफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हुआ, एंड शियर स्ट्रेंथ भी क्या हो गई, जीरो हो गई, जिस वजह से पार्टिकल जो है वो फ्लो करने लगे। सो क्विक कंडीशन इज ए कंडीशन विच इज अकरिंग इन सैंड्स, एंड इस कंडीशन में अफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हुआ, शियर स्ट्रेंथ भी जीरो हुई, एंड सॉलिड पार्टिकल्स स्टार्ट्स फ्लोइंग विद वाटर। सो ये बेसिकली क्या कहलाता है, आपका क्विक सैंड कंडीशन कहलाता है। इसी को हम पाइपिंग भी बोलते हैं, पाइपिंग, इसी को हम क्या बोलते हैं, पाइपिंग के नाम से भी इसी को हम जानते हैं। इसी को हम बॉइलिंग भी बोल देते हैं, अलग अलग नाम है, सेम चीज है। बॉइलिंग, पाइपिंग, क्विक सैंड कंडीशन, ठीक है, डिफरेंस नहीं है, सेम नाम है। ये चीजें हमें समझ में आ गई यहां से, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको यहां से क्लियर हुआ होगा। तो इसका मैं एक फाइनली एक बार इसका स्टेटमेंट रिपीट करता हूं। क्विक सैंड कंडीशन इज ए कंडीशन विच इज फाउंड इन द सैंड्स, जो भी सैंड्स में हमें देखने को मिलती है या फिर कोर्स सिल्ट्स में हमें देखने को मिलती है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि अफेक्टिव स्ट्रेसेस जीरो हो जाते हैं, शियर स्ट्रेंथ जीरो हो जाती है, एंड द सॉलिड पार्टिकल्स स्टार्ट्स फ्लोइंग विद वाटर। दिस पर्टिकुलर कंडीशन, जिस कंडीशन में आके सॉलिड पार्टिकल्स वाटर के साथ फ्लो करने लगे, उस कंडीशन को हम क्विक सैंड कंडीशन कहते हैं, पाइपिंग या फिर बॉइलिंग कहते हैं। सो ये कोई सैंड का टाइप नहीं है, एक्चुअली ये सैंड में होने वाली एक कंडीशन है। अब ये कंडीशन आपको ग्रेवल्स में या फिर क्लेज में, क्ले जो होती है क्ले सॉइल, इनमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। दिस कंडीशन विल नॉट बी फाउंड इन द केस ऑफ ग्रेवल्स, ये हमें ग्रेवल्स में भी नहीं मिलेगी एंड क्ले में भी देखने को नहीं मिलेगी। ग्रेवल एंड क्ले के केस में ये कंडीशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसका रीजन है, पर्टिकुलर रीजन है इसका, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा बाद में, थियोरेटिकल लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। बट अभी के लिए जो क्वेश्चन के हिसाब से है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो इतना कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आपको एक चीज यहां से अब देखना है कि अब क्वेश्चन पे आते हैं हम दोबारा। क्वेश्चन अब हमें क्या कह रहा है, अब आई होप इसका क्वेश्चन का आंसर आप इजीली कर पाओगे। क्वेश्चन कह रहा था क्विक सैंड इज ए टाइप ऑफ सैंड, ये क्या सही है क्या, क्विक सैंड इज ए टाइप ऑफ सैंड, नो इट इज नॉट सही, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्यों, ये कोई सैंड का टाइप थोड़ी, ये कोई सैंड का टाइप थोड़ी है, इट इज नॉट ए टाइप ऑफ सैंड, तो ये गलत है। फ्लो कंडीशन अकरिंग इन कोहेसिव सॉइल, ये एक फ्लो की कंडीशन होती है जो कि किसमें होती है, कोहेजनलेस सॉइल में, सैंड में होती है ना। सैंड क्या है, कोहेजनलेस सॉइल है। सो क्या ये कोहेसिव सॉइल में थोड़ी होता है, मैंने बताया क्ले में नहीं होता, इसका मतलब इट इज नॉट ए कंडीशन अकरिंग इन क्ले, यानी कि कोहेसिव सॉइल में नहीं होता। फ्लो कंडीशन अकरिंग इन कोहेजनलेस सॉइल्स, ये हम कह सकते हैं, ये एक कंडीशन है, फ्लो की कंडीशन है जो कि आपका कोहेजनलेस सॉइल्स में आपको देखने को मिल रही है। सो ये आंसर जो है इसका सही रहेगा। दिस इज ए कंडीशन विच इज फाउंड इन द केस ऑफ कोहेजनलेस सॉइल्स, ये एक सही आंसर होगा इसका। तो बेसिकली ये पूरा डिस्कशन आपको क्लियर हुआ होगा यहां से। दिस इज अ कंप्लीट डिस्कशन जो हम इस पे कर सकते थे, ठीक है। ये आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं सॉइल मैकेनिक्स के। इनके लिए अगर आप थ्योरेटिकल लेक्चर्स देखोगे तो बहुत अच्छा आपको क्लियरिटी आएगी इनके बारे में, प्रैक्टिकल चीजें हैं सारी की सारी हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये हमने यहाँ पे इसको डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका भी आंसर जो है आप बहुत इजीली कर पाओगे, बहुत इजीली आप इसका आंसर कर दोगे। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, पाइपिंग इन सॉइल्स अकर व्हेन। क्वेश्चन है पाइपिंग इन सॉइल्स अकर्स व्हेन, पाइपिंग कब होती है सॉइल्स के अंदर। ऑप्शंस, व्हेन द सॉइल इज हाईली पोरस, ऑप्शन 2 सडन चेंज इन परमेबिलिटी अकर्स, ऑप्शन 3 अफेक्टिव pressure becomes zero, effective pressure becomes zero, D ऑप्शन द सॉइल इज हाईली स्ट्रेटिफाइड। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सॉइल के अंदर पाइपिंग कंडीशन, पाइपिंग क्या है, पाइपिंग इज बेसिकली क्विक सैंड कंडीशन के ही बारे में बात हो रही है। वो मैंने बता दिया कि पाइपिंग भी क्या होता है, क्विक सैंड कंडीशन ही होती है।
पाइपिंग कब देखने को मिलती है सॉइल्स में? पाइपिंग आपको देखने को मिलती है सॉइल्स में जब अफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसीलिए तो मैंने बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका यूज होगा आगे कि अफेक्टिव स्ट्रेस जीरो होने से शियर स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स जो हैं वो फ्लो करने लगते हैं इजीली विद द वाटर, और इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, क्विक सैंड कंडीशन या फिर पाइपिंग बोलते हैं। एक्चुअली ये जो सॉलिड पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं ना वाटर के साथ, ये बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है, ये डैम्स वगैरह बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनका फेलियर भी करा सकती है, ठीक है। सो ये इसका तो बहुत इजी क्वेश्चन आंसर था इसका कि पाइपिंग कब मिलेगी, पाइपिंग जब देखने को मिलेगी कि जब अफेक्टिव स्ट्रेसेस क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। पाइपिंग विल बी ऑब्जर्व्ड व्हेन द अफेक्टिव स्ट्रेस विल बिकम जीरो, ठीक है। सो ये हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए हैं इस सेशन, इस लेक्चर में। अब हम और फर्दर डिस्कस करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड। सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जस्ट रिवाइज दीज कॉन्सेप्ट्स, लर्न दीज कॉन्सेप्ट्स, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड विल डिस्कस some of the more important questions related to this particular topic. Thank you.